हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। एंजाइना पेक्टोरिस जिसे आम भाषा में आप सीने में दर्द होना समझ सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, यानी किन कारणों से एंजाइना होता है। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या साइन और सिम्टम्स मिलते हैं, यानी इसमें लक्षण क्या आते हैं और इसकी डायग्नोसिस क्या है। साथ ही साथ में हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। ट्रीटमेंट में हम दोनों ही पैथियों यानी एलोपैथिक और आयुर्वेदिक पद्धति में इसका क्या इलाज है, इन सारे विषयों पे बात करेंगे। आप जानते हैं कि एंजाइना चेस्ट पेन की एक सबसे बड़ी कंप्लेन है, या आप ये कह सकते हैं कि हृदय रोगों में एंजाइना बहुत कॉमनली पाए जाने वाली एक समस्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या है। एंजाइना पेक्टोरिस अगर आप इसे कॉमनली समझेंगे तो एंजाइना पेक्टोरिस वो कंडीशन है जब हमारी हार्ट की मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलता है। एंजाइना पेक्टोरिस इज चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। यानी जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो कंडीशन है जब हमारी हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो आप जानते हैं कि ब्लड के थ्रू ही हमारी हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो इनडायरेक्टली आप ऐसे समझ सकते हैं कि किन्हीं कारणों से जब हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो उसकी वजह से चेस्ट में पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है और उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस में देखेंगे तो ये जो कारण है ये किस बात का है। इट इज अ सिम्टम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जैसा मैंने आपको बताया कि हार्ट में कोई भी समस्या जब होती है तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है, जो मुख्य कारण है, वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब क्या है, यानी हमारी हार्ट की मसल्स को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती हैं उनको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। और अगर इन कोरोनरी आर्टरी में कोई भी पैथोलॉजी होती है, सपोज दैट इन कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमिन कम हो जाता है, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल या फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो उसकी वजह से हार्ट की मसल्स को ब्लड मिलना कम हो जाता है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि हृदय में कोई भी कंप्लेन होगी तो उसका जो एक मुख्य कारण होगा, जो उसकी मुख्य पैथोलॉजी होगी, वो कहीं ना कहीं इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज के आसपास होगी। जैसे ये हमारे हार्ट की सपोज दैट कोरोनरी आर्टरी है, और कोरोनरी आर्टरी में अगर अंदर की साइड आप देखेंगे, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल या अन्य चीजों के डिपॉजिट होने की वजह से जो इसका ल्यूमेन है वो रिड्यूस हो जाता है। और इसी कंडीशन को, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को ही आपने एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ा होगा। यानी अगर ल्यूमेन कम हो जाएगा किसी भी कारण से, कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने की वजह से, तो उससे हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है। तो उस कंडीशन को क्या कह रहे हैं, तो ये कह रहा है कि ये अर्ली साइन है, सिम्टम्स है। जैसा मैंने बताया कि हृदय में कोई भी पैथोलॉजी होगी तो वहां मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि वहां सीएडी डेवलप होगा, या आप ये कह सकते हैं कि हृदय रोगों में सीएडी का एक बहुत बड़ा योगदान है, या सीएडी की वजह से हृदय रोग होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, अगर हम इसके टाइप के बारे में बात करें कि एंजाइना के टाइप क्या होते हैं, तो इसमें पहला जो टाइप है दैट इज द स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना क्या है, यानी अगर रोगी आपसे आकर के कहता है कि डॉक्टर साहब जब मैं कुछ मेहनत का काम करता हूं, जब मैं भाग दौड़ करता हूं, जैसे अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं जब दौड़ करके बस पकड़ता हूं या कोई और मेहनत वाला काम करता हूं, साइकिल चलाता हूं, ऊंचाई पे चढ़ता हूं, सीढ़ियां चढ़ता हूं, उस समय मुझे चेस्ट में दर्द होता है। यानी सीने में दर्द कब हो रहा है, जब वो काम कर रहा है, लेकिन जब बैठा है उस दौरान अगर उसे दर्द नहीं है, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। दूसरी कंडीशन है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब, अगर पेशेंट आपसे कंप्लेन कर रहा है कि डॉक्टर साहब मैं जब रेस्ट में होता हूं तब भी मुझे दर्द होता है, जब मैं काम करता हूं तब भी दर्द होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब पेशेंट को हर स्थिति में, यानी काम करे तब भी दर्द होगा, काम नहीं करे तब भी दर्द होगा, तो ये कंडीशन कहलाती है अनस्टेबल एंजाइना। तीसरा जो इसका टाइप है दैट इज द वेरिएंट या प्रिंसमेंटल एंजाइना इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में स्पास्म क्रिएट होने की वजह से, यानी जो उसका ल्यूमेन है ये समय समय पर रिड्यूस होता है ना। यानी इसमें कभी तो ये ल्यूमेन कम हो जाएगा, कभी ये फैल जाएगा। तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं वेरिएंट, यानी यहाँ पर
रोगी को एग्जर्शन यानी काम के दौरान भी दर्द हो सकता है और कई उसको रेस्टिंग कंडीशन में भी पेन हो सकता है। तो ये तो हमने एंजाइना के टाइप जान ले। अब बात करते हैं कि आयुर्वेद में एंजाइना को क्या कहा गया है। हालांकि एज सच एंजाइना के बारे में आयुर्वेद में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन इसे हृदय रोगों में शामिल किया गया है, तो इसे हृदय रोग कहते हैं। और अगर बात करें इसका कारण क्या है, तो यह शरीर में वात, पित्त और कफ दोषों के असंतुलन से उत्पन्न होता है। यानी हमारे जो शरीर में दोष हैं, वात, पित्त और कफ हैं, इनमें अगर कोई असंतुलन होगा और खासकर वात दोष की विकृति होगी, उसकी वजह से ये होता है। मेनली आप ध्यान रखेंगे वात दोष की वजह से होता है, वात दोष के प्रकोप से होता है। और इसमें होता क्या है, हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु न मिलने से यह विकृति होती है। ध्यान देंगे, प्राणवायु जिसे आप ऑक्सीजन कह रहे हैं, जिसे आप O2 सप्लाई कह रहे हैं, उसी को आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारे हृदय को प्राणवायु नहीं मिलेगी तो उसकी वजह से हृदय में पीड़ा होगी, हृदय में दर्द होगा। उसी कंडीशन को अपन क्या कह रहे हैं, एंजाइना कह रहे हैं। बात करते हैं थोड़ा और आगे चल के और इसके कॉजेस को समझते हैं कि एंजाइना के कारण क्या है, किन वजह से एंजाइना होता है। तो इसमें सबसे पहला कारण, जैसे मैंने आपको बताया, वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको आप एथेरोस्क्लेरोसिस कह सकते हैं, जिसको मैंने अभी आपको समझाया कि कोरोनरी आर्टरी के ल्यूमेन में अगर किसी भी तरीके से, है ना, कोरोनरी आर्टरी के ल्यूमेन में अगर किसी भी तरीके से फैट या अन्य चीजों के जमा होने की वजह से जब इसका ल्यूमेन कम होने लगता है, तो इस कंडीशन को अपन एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। दूसरा जो इसका कारण हो सकता है एंजाइना का है, वो है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। तो याद रखेंगे। तीसरा जो इसका कॉज है वो है स्मोकिंग, यानी जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है उसमें आपको एंजाइना देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में हाई कोलेस्ट्रॉल, यानी इसकी जो डाइट है वो तैली है, बहुत ज्यादा तले भुने जो खाने खाते हैं उनके अंदर ये हो सकता है। डायबिटीज जिसको है एंजाइना, उसको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में ओबेसिटी यानी मोटापा, जो मोटे लोग हैं उनमें हृदय रोग होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो एंजाइना का भी जो कारण है वो ये आपको याद रखना है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी नहीं है, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ओबेसिटी है या कोई सेकेंडरी कोमोर्बिडिटी है, यानी कोई बीपी या शुगर जैसी कोई समस्या है, तो उस व्यक्ति में एंजाइना की कंडीशन हो सकती है। बात करते हैं आयुर्वेद क्या कहता है इस टॉपिक पे। तो आयुर्वेद में अगर आप देखेंगे तो आहार में गुरु, स्निग्ध और अविच्छिन्न पदार्थों का अधिक सेवन, यानी अगर आप कहना वही चाहते हैं कि अगर आपकी जो डाइट है वो बहुत ज्यादा ऑयली है, बहुत हैवी फूड आप कंज्यूम करते हैं। अविच्छिन्न पदार्थों का मतलब क्या है, ऐसे खाने जो आपकी बॉडी के जो चैनल्स हैं, जो आपकी बॉडी की आर्टरीज और वेन है, उनको जो ब्लॉक करते हैं, उसको अपन अविच्छिन्न आहार कहते हैं। आयुर्वेद में अविच्छिन्न आहार में दही को शामिल किया गया है। दही वगैरह खाने से मतलब हमारे जो चैनल्स होते हैं उनमें जो है ब्लॉकेज हो जाएगा। तो कहना ये चाहते हैं कि अगर आपका खाना बहुत ऑयली है, बहुत स्निग्ध है, बहुत चिकनी चीजें खाते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। साथ ही साथ में ये मानते हैं कि मानसिक तनाव और अत्यधिक क्रोध, यानी आप जानते हैं ऐसी बहुत सारी रिसर्च आई है कि जिन लोगों में मानसिक तनाव ज्यादा रहता है, स्ट्रेस ज्यादा रहता है, और जिनको बहुत ज्यादा जो है क्रोध होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उनमें हार्ट डिजीज होने के चांस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं निद्रा की कमी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि जिन लोगों को नींद प्रॉपर नहीं मिल रही है, आप देख रहे हैं आजकल जो लाइफ स्टाइल है हमारी बहुत ज्यादा बिजी लाइफ स्टाइल है, तो उसकी वजह से नींद की कमी से भी एंजाइना देखने को मिल सकता है, यानी चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करेंगे कफ और वात दोष की विकृति, यानी जो आपके शरीर में कफ है और वात है, इनके बढ़ने की वजह से। क्योंकि अगर कफ बढ़ेगा तो जैसा मैंने बताया, कफ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी आर्टरीज और जो वेन्स होती हैं, इनके अंदर जो ऑयली सब्सटेंस है उसको कफ से तुलना कर सकते हैं। तो कफ के होने की वजह से इसमें ल्यूमेन रिड्यूस हो जाएगा, जिसे कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं, उसकी वजह से। तो वही कहना चाहते हैं कि अगर हमारे शरीर में कफ और वात दोष बढ़ेगा, मेनली आपको याद रखना है कि वात दोष की विकृति से एंजाइना के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। बात करें इसके साइन और सिम्टम्स की कि लक्षण क्या दिखेंगे, तो सबसे पहला लक्षण जो हमने देखा, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, यानी रोगी को सीने में दर्द होगा, उसको बेचैनी होगी। पेन रेडिएटिंग टू आर्म, नेक, जॉ और बैक, यानी ये बता रहे हैं कि जो दर्द होगा वो रेडिएटिंग टाइप का पेन होगा,
यानी ये पेन आपका आर्म में जा सकता है, बाजू में जा सकता है, लेफ्ट साइड में, और ये गर्दन में जा सकता है, ये जबड़े में स्प्रेड हो सकता है, लोअर जो में यहाँ पे स्प्रेड हो सकता है, और साथ ही साथ में बैक पेन हो सकता है। तो जो चेस्ट पेन की कंप्लेन है वो केवल यानी एंजाइना के केस में जो चेस्ट में पेन की कंप्लेन है वो जरूरी नहीं कि चेस्ट में ही हो, उसके अलावा ये बाजू में दर्द हो सकता है, गर्दन में हो सकता है, जबड़े में हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ होगी, यानी एंजाइना के रोगी को आप ध्यान देंगे कि उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो उससे हार्ट बहुत एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, और हार्ट की मसल्स को एफिशिएंटली अगर वो काम नहीं करेगा तो आपकी जो ब्रीदिंग है, जो सांस लेने की प्रक्रिया है, उसमें शॉर्टनेस होने लगेगी, यानी जल्दी जल्दी व्यक्ति सांस लेगा। उसके बाद नोजिया, यानी उसका जी मिचला सकता है ना, उसको उल्टी करने का मन कर सकता है, फटीग, थकान रहेगी, और नेक्स्ट इज द स्वेटिंग। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ क्लिनिकल डायग्नोसिस की बातें बताना चाहता हूँ कि अगर चेस्ट में स्क्वीजिंग पेन है, यानी रोगी को बहुत इंटेंस पेन है, और खासकर हम बात करें जो आपकी ये बोन है जिसको अपन स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम के पीछे की साइड में, वहां पे अगर स्क्वीजिंग टाइप का पेन है, जबड़े में पेन है, उल्टी करने का मन कर रहा है, और साथ ही साथ में पसीना बहुत आ रहा है, तो ये लक्षण कहीं ना कहीं आपको एंजाइना की तरफ इंडिकेट करते हैं। हालांकि इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं आयुर्वेद में क्या बताया गया कि लक्षण क्या होंगे, तो हृदय क्षेत्र में पीड़ा या भारीपन, यानी अगर पेशेंट कह रहा है कि उसको हार्ट के एरियाज में, लेफ्ट साइड में आपका हार्ट है, तो वहां पे अगर बहुत ज्यादा भारीपन महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द की शिकायत कर रहा है, श्वास लेने में कठिनाई, जिसे अभी आपने शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहा था, और अरुचि और मतली, अरुचि और मतली का मतलब उसके खाना खाने की इच्छा नहीं करेगी, वॉमिटिंग करने का मन करेगा, शरीर में थकावट रहेगी, तनाव, शरीर में कंपन और पसीना आना, ये अभी मैंने बताया। तो जैसा मॉडर्न साइंस मानती है, आयुर्वेद में भी यही लक्षण बताए गए हृदय रोगों में, कि ऐसा महसूस होगा रोगी को, उसके सीने पे कुछ भारी वजन रखा हुआ है, उसको पसीना आएगा, उसको थकान रहेगी, ये सारे लक्षण आपको एंजाइना के रोगी में देखने को मिलेंगे। मूव ऑन करते हैं और चलते हैं, थोड़ा आगे की चीजें समझते हैं डायग्नोसिस के बारे में। कैसे जांच करेंगे, तो मेनली पहला इसमें है कि अगर कोई लक्षण इस तरीके का दिखे, सीने में दर्द होना, भारीपन होना, थकान होना, उल्टी होना, पसीना आना, तो उसके बाद रोगी में अपन क्या कराएंगे, उसमें एक टेस्ट है ईसीजी, मैंने कई बार इसके बारे में बताया है। ईसीजी जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, एक नॉन इन्वेसिव डिवाइस है, सीने पर आप लीड लगा करके इसको एग्जामिन करते हैं, और ईसीजी में अगर आपको कोई कंप्लेन मिलेगी तो ये कंफर्म कर सकती है। उसके बाद एक टेस्ट कराते हैं टीएमटी टेस्ट, ये भी एक प्रकार की ईसीजी है, इसमें मेनली पेशेंट को ट्रेडमिल पे आप दौड़ाते हैं, यानी एक्सर्शन कराते हैं, उससे ये कह सकते हैं मेहनत कराते हैं, तो जब पेशेंट दौड़ेगा तो उसकी वजह से ईसीजी की फाइंडिंग्स देखते हैं, ईसीजी को रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रेडमिल टेस्ट करा सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं, यानी जो कोरोनरी आर्टरीज है, जो हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं, उनको एग्जामिन कर सकते हैं कि उसमें कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है। और नेक्स्ट इज द ब्लड टेस्ट के बारे में बात करें, बहुत इजीली, यानी कुछ ब्लड के ऐसे टेस्ट हैं जिनके थ्रू भी हम पता कर सकते हैं। तो इसमें पहला टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल जिसमें आप कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, एसडीएल है, वीएलडीएल है, इन सब की जो जांच करते हैं, ये लिपिड प्रोफाइल के अंतर्गत आती है। उसके बाद कुछ कार्डियक एंजाइम या जिसे कार्डियक मार्कर भी आप कहते हैं, तो उनकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि ये एंजाइना का दर्द है या किसी और कारण से है। मूव ऑन करते हैं और समझते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंजाइना के केस में कार्डियक जो मार्कर्स होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, यानी वहां पे जो कार्डियक एंजाइम है वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि कार्डियक एंजाइम आपको मायोकार्डियल इंफारेक्शन में मिलते हैं, क्योंकि वहां पर हार्ट मसल्स डैमेज हो रही होती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हार्ट मसल्स डैमेज हो रही है, जस्ट वहां पे इस्कीमिक कंडीशन है, यानी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अभी ऐसा एंजाइना के केस में हार्ट मसल्स डैमेज नहीं होती है। मूव ऑन करते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है कि ये एंजाइना ही है या कुछ और है, तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे रेट्रोस्टर्नल ट्रांजिएंट पेन। रेट्रोस्टर्नल का मतलब क्या है, यानी जो हमारी स्टर्नम है इसके पीछे अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है, और कैसा पेन है, स्क्वीजिंग पेन है और ट्रांजिएंट पेन है, यानी थोड़ी देर दर्द होता है फिर बंद हो जाता है, दर्द होता है फिर बंद हो जाता है, और साथ ही साथ में स्क्वीजिंग प्रेशर लाइक अपीयरिंग ड्यूरिंग द एक्सर्शन, यानी जब व्यक्ति काम करता है, जब मेहनत करता है,
जैसे मैंने अभी बताया कि सीढ़ियां चढ़ता है या दौड़ करके किसी वाहन में चढ़ता है, उस दौरान अगर ऐसा इश्यू हो रहा है तब ये एंजाइना का इंडिकेशन हो सकता है कि काम करने पर ही सीने में दर्द होगा। रेडिएटिंग टू नेक यानी जो दर्द है वो आपकी गर्दन में जा सकता है, लेफ्ट शोल्डर में जा सकता है, लेफ्ट आर्म में जा सकता है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आपको डायग्नोसिस में याद रखनी है, दैट इज रिलीव कंप्लीटली विद द रेस्ट। यानी रोगी जब आपसे कह रहा है कि उसके सीने में दर्द हो रहा है और आप कहते हैं कि जब आप बैठ जाते हैं, जब रेस्ट कंडीशन में आ जाते हैं तो क्या दर्द बंद हो जाता है, और रोगी कह रहा है कि हाँ डॉक्टर साहब जब मैं बैठ जाता हूं फिर मुझे ये दर्द नहीं होता है, जब मैं काम करता हूं तभी दर्द होता है, तो ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है कि ये जो पेन है ये आपका एंजाइना का ही पेन है। क्योंकि जब आप एक्सर्शन करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई तभी चाहिए, तभी उसको ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज रेस्टिंग कंडीशन में है तब दर्द नहीं होगा। हालांकि मैंने इसके जब टाइप बताए थे कि आपका स्टेबल एंजाइना है, अनस्टेबल एंजाइना है, तो उस पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, जब आप इसका एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट कराएंगे, जिसको अपन ने टीएमटी टेस्ट कराया बोला था, उसमें क्या होगा, उसमें आप ईसीजी में देखेंगे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगा, उसमें आपको क्या मिलेगा, एसटी डिप्रेशन मिलेगा। यानी उसमें आपकी जो ऐसे समझ सकते हैं कि जो ईसीजी वेव्स होती हैं इस तरीके से, है ना, ईसीजी इस तरीके से जो ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे एसटी ग्राफ, ये आपका पी क्यू आर एस है ना, ऐसे करके ग्राफ होता है, तो ये पी उसके बाद क्यू आर एस, ये कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें आपको अगर कोई एबनॉर्मलिटी मिली है, मेनली एसटी रीजन में एसटी डिप्रेशन मिल रहा है बाई 2 mm, तो ये बताता है कि ये कंडीशन किसकी हो सकती है, एंजाइना की। हालांकि इसमें कहा है कि 35% लोगों में ईसीजी नॉर्मल भी मिल सकता है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति में जो आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज हैं, उसमें कोई एक आर्टरी इन्वॉल्व है या बहुत कम वहां पर जो है एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हुई है, ल्यूमेन बहुत कम हुआ है, तो ईसीजी आपको नॉर्मल मिलेगी। तो ईसीजी के बेसिस पे अपन इसे बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करेंगे। सिंगल आर्टरी इन्वॉल्वमेंट होगी तो वहां पे ईसीजी आपको नॉर्मल मिलेगी, ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट इज द कोरोनरी एंजियोग्राफी शोज द स्टेनोसिस। अगर आप कोरोनरी एंजियोग्राफी कराएंगे तो स्टेनोसिस मिलेगी, यानी वहां पे कोरोनरी आर्टरीज का जो ल्यूमेन है वो सिकुड़ा हुआ मिलेगा, ल्यूमेन कम मिलेगा। और साथ ही साथ में इसमें जो नेक्स्ट है, रेडियो आइसोटोप्स टेस्ट करा सकते हैं थैलियम 201 के द्वारा। ये इस बात को सपोर्टिव करता है कि जहां ब्लड सप्लाई कम होगी वहां पे एक तरीके की डाई इंट्रोड्यूस करके इस टेस्ट को एग्जामिन करा सकते हैं। साथ ही साथ में कोरोनरी एंजियोग्राम इज टिपिकली परफॉर्म टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेस्ट को हम कराते हैं कि ये जो पेशेंट है कोरोनरी लीजन, वेदर दिस वुड बी द कैंडिडेट फॉर एंजियोप्लास्टी और कोरोनरी जो आर्टरी बाईपास, जिसे अपन सीएबीसी बोलते हैं, यानी बाईपास सर्जरी कहते हैं। यानी ये लीजन देखना है, यानी जो ब्लॉकेज है उसको देखने के लिए कि इसमें एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी या इसमें बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर लीजन बहुत प्रोमिनेंट है, ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हमें बाईपास ग्राफ्टिंग करानी पड़ती है, और अगर लीजन बहुत छोटा सा है यानी ब्लॉकेज कम है, तो उस केस में अपन एंजियोप्लास्टी करा करके ही इस रोगी को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको मेन फोकस करना चाहूंगा कि डायग्नोसिस ये है कि एक्सर्शन करने पर पेशेंट आपका पेन की कंप्लेन कर रहा है, रेस्ट में कंप्लेन नहीं कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, अभी हम इसकी ट्रीटमेंट पे जब देखेंगे कि पेशेंट अगर कह रहा है कि उसको कुछ ड्रग लेने पर, जिसमें मेनली हम सॉर्बिट्रेट के बारे में बात करेंगे, जीभ के नीचे कुछ दवाइयां दी जाती हैं, अगर उसको देने से, नाइट्रेट को देने से पेशेंट को दर्द गायब हो जा रहा है, तो ये इंडिकेटिव हो जाएगा कि ये एंजाइना का ही पेन है। बात करते हैं थोड़ा आगे की तरफ और समझते हैं इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पर। मेडिकेशन में अगर आप देखेंगे तो इसमें नाइट्रेट मेनली आप देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, और 0.3 से लेकर के 0.6 mg। और जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट को ड्रग्स को अपन क्या देते हैं, सबलिंगुअली देते हैं, यानी जीभ के नीचे गोली रखने के लिए देते हैं उसमें। उसके बाद आप नाइट्रेट के बाद इसमें क्या दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, है ना। एंजाइना के केस में बीटा ब्लॉकर में एटेनिलॉल 25 mg से लेकर 50 mg पर डे दे सकते हैं, तो ये नाम याद रखेंगे, एटेनिलॉल, है ना, या बीटा ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी इसमें दिए जाते हैं, जिसमें आप एम्लोडिपिन 5 mg से लेकर के 10 mg पर डे दे सकते हैं। साथ ही साथ में एस्पिरिन भी दे सकते हैं, और एस्पिरिन देते हैं। एस्पिरिन 75 mg, ये आपके ब्लड को डाइल्यूट करने का काम करती है, आप जानते हो खून को पतला करने का काम करती है। 75 mg से लेकर के 150 mg पर डे देते हैं। अब इसमें जो टैबलेट है, जैसे सॉर्बिट्रेट 10, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया,
अब ये दो नाम है यहाँ पे, एंडरल ये आपका क्या है, बीटा ब्लॉकर ही है एंडरल, अभी हम बात करेंगे। एंडरल ब्रांड नेम एक्चुअली है ना, एंडरल 40 mg ये ब्रांड नेम है, आप देख सकते हैं। इसमें आपका जो सॉल्ट है दैट इज द प्रोपेनोलॉल है ना, यहाँ से दे सकते हैं, इसको 3 बार दिन में दे सकते हैं। स्टैटिन ये इंपॉर्टेंट है, स्टैटिन का मतलब क्या है, अगर एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हुई है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है, तो उस केस में ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयां होती है, जिसमें एटोरवास्टैटिन है, रोसुवास्टैटिन है, तो इनको भी देते हैं। एटोरवास्टैटिन 10 mg से लेकर 40 mg पर डे दे सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, एंजियोप्लास्टी है या बाईपास आर्टरी ग्राफ्टिंग है। मेनली आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पेशेंट में एंजाइना के सिम्टम्स मिलते हैं, तो उस केस में आप नाइट्रेट दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, जो हार्ट की एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं, या ये कह सकते हैं कि हार्ट की ब्लड सप्लाई को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से ये दवाइयां यहाँ पे दे सकते हैं। स्टैटिन का बहुत बड़ा रोल है, मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह से मेनली ये समस्या देखने को मिलती है। इसमें आप ये ब्रांड नेम दे सकते हैं जिसके बारे में यहाँ पे मेंशन है, ये आपका जो है एंडरल 40। मूव ऑन करते हैं और थोड़ा आगे की चीजें समझते हैं। इसमें सबसे पहली जो ड्रग है दैट इज अ नाइट्रोग्लिसरीन, आप देख सकते हैं 0.3 mg इसमें अपन देते हैं, और इसको सबलिंगुअल देते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, जीभ के नीचे देते हैं इसको, गोली को जीभ को नीचे रोगी को रखने के देते हैं, क्योंकि इसका जो एक्शन है सबलिंगुअली वो फास्ट होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्लोपिडोग्रिल और एस्प्रिन, ये भी आपका ब्लड थिनर की तरह काम करती हैं, दोनों ही दवाइयां खून को पतला करने के लिए इन्हें देते हैं। एम्लोडिपिन आप देख सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ना, ये इसमें जो ब्रांड नेम है वो सब दिए हुए हैं। एटेनिलॉल दे सकते हैं 100 mg है ना। उसके बाद आपका लिपवॉस, इसमें मैंने बताया ये स्टैटिन क्लास की ड्रग है। एटोरवास्टैटिन तो ये 10 mg से लेकर के 40 mg अभी हमने बात की थी है ना, 10 mg से लेकर के 40 mg पर डे दे सकते हैं। और उसमें इंपॉर्टेंट ड्रग है सॉर्बिट्रेट, ये अबाउट फार्मा की, इसमें ध्यान देंगे सॉर्बिट्रेट, आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट है ना। अब आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट और मोनोनाइट्रेट ये दोनों अवेलेबल हैं, सॉर्बिट्रेट 5 और सॉर्बिट्रेट 10 के नाम से ये अवेलेबल है। एंजाइना की इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, और ये मेनली आपको जीभ के नीचे ये दवाइयां दी जाती है। बात करते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है इसके मैनेजमेंट के बारे में, यानी आयुर्वेद में कैसे हम एंजाइना पेक्टोरिस को मैनेज कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में जो औषधियां हैं, इसमें अर्जुन का चूर्ण दे सकते हैं। आप जानते हैं कि अर्जुन हृदय बीमारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जुन अरेस्ट आता है, अर्जुन आसव आता है, ऐसे ही अर्जुन की बहुत सारे लोग काढ़ा पीते हैं, अर्जुन की चाय पीते हैं। और अर्जुन का चूर्ण है, ये 3 से 5 ग्राम दूध के साथ सुबह शाम दे सकते हैं, ध्यान देंगे। उसके बाद हृदय आसव या आपका हृदयार्णव रस भी आता है, ये जितनी भी रस औषधियां हैं 125 mg आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, ये हृदयार्णव रस अवेलेबल है। और उसके बाद पुष्कर मूल, ध्यान रखिए पुष्कर मूल का चूर्ण दे सकते हैं। पुष्कर मूल में 2 से 3 ग्राम इसको शहद के साथ देते हैं। पुष्कर मूल भी हृदय की औषधियों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयुर्वेद में। उसके बाद प्रभाकर बटी आप देख सकते हैं 250 mg दिन में 2 बार, प्रभाकर बटी आप ये देखेंगे, ये पुष्कर मूल है, देखो तनसुख फार्मास्यूटिकल का। उसके बाद ये पुष्कर मूल का जो है पुष्कर मूल है ये भी। उसके बाद प्रभाकर बटी यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रभाकर बटी है, हृदयार्णव रस है और अर्जुन का पाउडर है। तो यहाँ पे मेनली जो औषधियां दी गई हैं ये हृदय औषधियां हैं, हृदय पर काम करने वाली औषधियां हैं। और इनके अंदर जो अगर बात करें कि प्रिंसिपल क्या है इन औषधियों का, तो ये मेनली हमारे शरीर में वात और कफ दोष को बैलेंस करती हैं। और कुछ प्रोसीजर्स भी ऐसे हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें। जैसे बात करूं हृदय बस्ती के बारे में, हृदय बस्ती क्या होती है, तो मेनली आप ऐसे याद रखेंगे कि हृदय के एरिया में, यानी यहाँ पे आप देखेंगे पंचकर्म में अगर आप देखेंगे तो हृदय बस्ती में, यानी यहाँ पर हृदय जहां पर हमारा हार्ट लोकेटेड है, उस एरियाज में कुछ मेडिकेटेड ऑयल को एक सर्टेन पीरियड के लिए रोका जाता है, स्टे किया जाता है, जिससे हृदय में जो प्राणवायु है या आप कह सकते हैं कि जो वात दोष बढ़ा हुआ है उसको समन किया जाता है। तो बस्ती दे सकते हैं, हृदय बस्ती, अभ्यंग करा सकते हैं, शिरोधारा करा सकते हैं स्थिति के अनुसार। शिरोधारा क्यों करा सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो बहुत बड़ा कारण हो सकता है हृदय रोगों के लिए, तो उसको कम करने के लिए आप शिरोधारा करा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको अबाउट द एंजाइना पेक्टोरिस दी है। एंजाइना पेक्टोरिस को समझने के लिए ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रहा है, आपको लगता है कि इसने आपकी
कुछ हेल्प की है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।